नमस्ते दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने मल्टी वैल्यूड फंक्शन के बारे में पढ़ा, ब्रांच पॉइंट और ब्रांच कट के बारे में पढ़ा और उसी में हम लोगों ने फाइनाइट ब्रांचेस पढ़ी थी। तो हम लोगों का एक टॉपिक रह गया था, वो था इनफाइनाइट ब्रांचेस। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे, ये इनफाइनाइट ब्रांचेस ऑफ अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन। अब देखिए, जैसे हमारे पास एक कोई फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू एल एन जेड। यहाँ पे एल एन को हमारा मतलब ये है कि एल एन यानी कि लॉग टू द बेस ई, ये होता है हमारा, जिसको हम लोग शॉर्ट में ले लेते हैं एल एन। अब आपको पता है कि कोई भी जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, अगर उसको आप पोलर फॉर्म में लिखोगे तो आप क्या लिखते हो, z इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा, जहां पे r हमारा मैग्नीट्यूड होता था मॉड z यानी कि, और थीटा हमारा आर्ग्यूमेंट होता था। ठीक है, तो यहां पे z की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, r ई की पावर आई थीटा। ये हमारा ln है, यानी कि बेस हमारा e है। अब आपने ये पढ़ा हुआ है कि ln mn, यानी कि अगर दो नंबर मल्टीपल में दिए हों तो आप उनको लिख सकते हैं ln m प्लस ln n। तो यहाँ पे हमारा एक ये है r, एक है e की पावर आयोटा थीटा। तो इसको हम लोग लिखेंगे ln r प्लस ln e की पावर आयोटा थीटा। फिर इधर आइए एक मिनट, हम लोग एक चीज और देखते हैं कि e की पावर आयोटा थीटा हमारा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और आपको ये पता है कि कॉस और साइन हमारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं और इनका पीरियड 2 पाई होता है, यानी कि 2 पाई के बाद ये अपनी वैल्यूज रिपीट करने लगते हैं। तो हम लोग थीटा की जगह ये भी लिख सकते हैं 2n पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा। रुकिए, इसको फिर से अच्छे से लिखते हैं, बहुत ज्यादा। तो देखिए, यानी कि cos 2n पाई प्लस थीटा आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा। तो यानी कि इसको हम लोग ये भी लिख, e की पावर आयोटा थीटा को हम लोग लिख सकते हैं e की पावर आयोटा 2n पाई प्लस थीटा। ठीक, तो ln r प्लस ln e की पावर आयोटा 2n पाई प्लस थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ln r प्लस आई थीटा प्लस 2n पाई एंड n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। यानी कि जो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है ln z, ये हमारा एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि z की पर्टिकुलर वैल्यू पे हमारा जो फंक्शन है वो मल्टीपल वैल्यूज दे रहा है, यानी कि z की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे। अब इसको देखिए, समझते हैं इसको हम लोग। जैसे कि ये हमारा z प्लेन है, ठीक है, और ये जो हमारा एफ जेड है इसको हम लोग लिखते हैं w इक्वल टू एफ जेड, और ये होता है हमारा u प्लस आई वी। यहां पर ये है हमारा रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और एक है हमारा w प्लेन। ठीक है, यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ w और इमेजिनरी पार्ट ऑफ w, यानी कि fz का जो रियल पार्ट है, यानी कि यहाँ पे जो fz है इसका रियल पार्ट है ln r, यानी कि u यहाँ पे है हमारा ln r, और इमेजिनरी पार्ट क्या है
वो है थीटा प्लस 2n। ठीक है ये। अब अगर हमने z प्लेन में कोई भी पॉइंट लिया, एनी पॉइंट ऑफ z, कोई भी हमने z का पॉइंट लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर ये z की वैल्यू अगर इस फंक्शन में डालेंगे, यानी कि यहां पे पुट करेंगे, तो हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी यहां पे, यानी कि होते 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 यहां पे हमें एक वैल्यू मिलेगी। और उसका जो रियल पार्ट होगा वो तो फिक्स रहेगा, ठीक है, मगर जो इमेजिनरी पार्ट है यहां पे हमारा वेरी करेगा, क्योंकि यहां पे n है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहां इस z पॉइंट को अगर हम रोटेट कराएं और एक चक्कर लगा के अब जब हम यहां आएंगे फिर से, यानी कि z हमारा वही है, बस फर्क क्या हुआ, पहले हमारा कुछ एंगल था, फिर हमने उसको पूरा एक राउंड चक्कर लगाया तो हमारा एंगल 2 पाई घूम गया। तो आप यहां पे आओगे तो आप अगर इसको डब्ल्यू प्लेन पे देखोगे तो फंक्शन का रियल पार्ट तो एज इट इज वही रहेगा, मगर अब जो उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो यहां से थीटा से हट के क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 2 पाई। जब आपने एक कंप्लीट चक्कर लगाया, एक कंप्लीट रोटेशन किया, तो अब हमारा जो पॉइंट है ये यहां पे ना होके यहां पे हो गया। पहले हमारा पॉइंट यहां पे था, z था, मगर जब z को हमने पूरा एक कंप्लीट राउंड चक्कर लगाया तो हमारा पॉइंट क्या हुआ, यहां से हट के ऊपर चला गया। क्यों ऊपर चला गया, क्योंकि जो रियल पार्ट है उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि उसमें कुछ वेरी करने वाला है नहीं। मगर आप अगर इमेजिनरी पार्ट देखोगे तो यहां पे हमारा जो पहले थीटा था वो हो गया थीटा प्लस 2 पाई, तो यानी कि हम लोग थोड़ा सा अप हो गए। अब फिर से हमने क्या किया, एक और रोटेशन कराया, फिर से हमने एक और रोटेशन कराया पॉइंट z का, फिर से हम वहां पहुंच गए, फिर से उसी पॉइंट पे आए, यानी कि हमारा मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, यानी कि हमारा ln r है, यानी कि अगर ये ln r यहां पे है तो ये ln r इसी लाइन पे रहेगा। मगर जो थीटा है, अब फिर से क्या होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है आप देखेंगे तो ये चेंज हो गया है, क्योंकि अब हमने एक और राउंड चक्कर लगाया। तो अब हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो हुआ जाके 4 पाई, और अप हो गए हम लोग। और इसी बेसिस पे अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, यानी कि अगर हम z पॉइंट को इस साइड से घुमाते हुए ले जाएंगे, ये पॉइंट से, और फिर यहां पहुंच रहे हैं, तो वो कह रहा है कि हम लोग अब नेगेटिव में जा रहे हैं, यानी कि हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो अब डाउन साइड में आने लगेगा, तो यहां आने लगेगा। तो ऐसे अगर आप देखेंगे, अगर पॉइंट z को आप अगर यहाँ पे z प्लेन पे आप पॉइंट z को घुमाते जाएंगे, अगर क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे, तो हमारा जो उस पर्टिकुलर पॉइंट z के लिए हमारे पास इनफाइनाइट f की वैल्यूज आ रही है। इस पर्टिकुलर पॉइंट z के लिए फंक्शनल वैल्यूज इनफाइनाइट आ रही है, अप भी जा रही है और डाउन भी जा रही है। अप जा रही है जब हम लोग क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, और डाउन कब जा रही है, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर वैल्यू of z, we have infinite values of fz, यानी कि fz की इनफाइनाइट वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट z के लिए। तो कह सकते हैं हम therefore ln z is a multi वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड फंक्शन हुआ हमारा, क्योंकि मल्टी वैल्यूड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट z के लिए अगर एक या एक से ज्यादा, यानी कि 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, यानी कि कितने भी अगर फंक्शनल वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं,
तो वो हमारा फंक्शन कहलाता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन। और आप देख सकते हैं कि z की एक पर्टिकुलर वैल्यू के करिस्पॉन्डिंग जो हमारा फंक्शन है वो इनफाइनाइट वैल्यूज दे रहा है, यानी कि इनफाइनाइट आउटपुट दे रहा है। तो ये हमारा ln z क्या हुआ, एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन हुआ। अगर आप फिर से देखें इसको, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, और आपकी हमने जो पॉइंट है वो z को यहां पे ले लिया रियल एक्सिस पे, यानी कि एंगल इसका गायब हो गया, कोई एंगल नहीं है, ये यहाँ पे रियल एक्सिस पे है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जब हम लोग एक कंप्लीट राउंड लगा रहे हैं तब हमारा फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, यानी कि रोक दें, उस पॉइंट को हम पूरा चक्कर लगाने ही ना दें, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी ही नहीं। यानी कि अगर ये जो पॉइंट z है जो कि रियल एक्सिस पे है, अगर इसको हमने यहां से स्टार्ट किया रोटेट करना, और रोटेट करते 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 यहां तक लाए, पूरा कंप्लीट उसी पॉइंट पे नहीं लाए, उसको जस्ट जो नेक्स्ट वाली पॉइंट थे बस वहां पे आके रोक दिया हमने इसको। यानी कि हम लोग कहां से कहां तक चले, हमारा जो थीटा था वो मूव किया 0 से 2 पाई, 0 से यहां से 0 से स्टार्ट हुआ, पूरा करते 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 यहां पे आए, और पूरा यहां पे उसी एग्जैक्ट उस पॉइंट पे ना आके जस्ट पीछे रुक गए। तो हमारा फंक्शन ने कंप्लीट रोटेट, हमारा जो पॉइंट है उसने पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाया नहीं। जब कंप्लीट चक्कर नहीं लगाया तो हमारा जो फंक्शन है लॉगरिथमिक z यानी कि ln z, इसकी वैल्यू चेंज होगी नहीं। तो ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन जो कट कर रही है, ये कहलाएगी हमारी ब्रांच कट। ब्रांच कट। अब ब्रांच कट क्या होता है कि ब्रांच कट हमारा रिस्ट्रिक्ट कर देता है, रिस्ट्रिक्ट्स द मल्टी वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, यानी कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन को ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है हमारा ब्रांच कट। यानी कि ब्रांच कट एक हमारी वो लाइन है जो मल्टी वैल्यूड फंक्शन को ब्रांचेस चेंज करने नहीं देती। ठीक है, तो यानी कि हमने पूरी रोटेट करके आए और यहाँ पे एग्जैक्ट रोक दिया, यहाँ पे थीटा हमारा 0 से 2 पाई, यानी कि हमने पॉइंट को ऐसे घुमाया कि वो एग्जैक्ट पूरा कंप्लीट रोटेशन ना कर पाए। तो हमारी एक ब्रांच कट ये हो गई, ये हमारी एक ब्रांच कट हो गई। यानी कि ब्रांच कट हमारी वो लाइन है जो हमारे फंक्शन को वैल्यूज चेंज नहीं करने दे रही है, उसको एग्जैक्ट वहां पे रोके हुए है। एक और देखते हैं हम लोग। अब कि हमारा जो पॉइंट z है वो यहां पे है, यानी कि -पाई पे। ठीक है, और अब की यहां से हम लोग घुमाएंगे, ये घुमाते हुए लाए 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 और यहां पे आके रोक दिए। यानी कि थीटा हमारा मूव किया -पाई से पाई, -पाई से पाई। यानी कि यहां से तब भी हम लोगों ने क्या किया, पूरा पॉइंट z को पूरा एक कंप्लीट राउंड लगाने नहीं दिया। जब पूरा कंप्लीट राउंड नहीं लगा तो हमारा फंक्शन ने वैल्यू चेंज नहीं की। तो एक ब्रांच कट हमारी यहां पे भी हो गई, ये भी हमारी क्या हुई, ब्रांच कट। ये तो हमारी प्रिंसिपल कट हो गई, यानी कि प्रिंसिपल ब्रांचेस हो गई हमारी। और अगर आप देखें, अगर हम लोग इन जनरल लें, जैसे कोई पॉइंट ले लिया हमने z0 r⁻⁰ तो ये हुआ θ0 और ये r, और यहां से इसको पूरे एक चक्कर लगा के हमारा यहां पे हम लोग आ गए।
तो जब फंक्शन पूरा एक चक्कर लगा के आए हमारी फंक्शनल वैल्यू चेंज हो गई। अगर इसको हम पूरा यहीं पे आके रोक दें तो ये लाइन क्रॉस ही ना करने दे तो ये भी हमारी क्या हो गई, ब्रांच कट। और जरूरी नहीं है कि आपकी ये हो, आपकी ये भी ब्रांच कट हो सकती है। आपको बस एक कंप्लीट सर्कल नहीं होने देना है पॉइंट जेड का, क्योंकि अगर सर्कल का पूरा कंप्लीट पॉइंट हो गया, यानी कि अगर पॉइंट जेड ने पूरा एक चक्कर लगा लिया तो फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर देगा, यानी कि ब्रांचेस इंटरचेंज हो जाएंगी। तो आपकी ये भी ब्रांच कट हो सकती है, 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 ये भी ब्रांच कट हो सकती है। आप कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, बस आपको क्या नहीं करना है, लाइन क्रॉस नहीं करनी है। ये तो हमारी है ही ब्रांच कट, ये भी ब्रांच कट हुई, ये भी ब्रांच कट हुई। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि थीटा नॉट से लेके थीटा नॉट प्लस 2 पाई, यहीं पे हमारा थीटा वेरी करना चाहिए, इसके बीच में रहे हमारा थीटा नॉट, ठीक है। तो अगर हमने यहां से स्टार्ट किया तो पूरा एक कंप्लीट राउंड नहीं लगाना है, बस उस पॉइंट पे जहां से हमने स्टार्ट किया उसके जस्ट पीछे रुक जाना है। तो वो हमारी जो लाइन होगी जो सेपरेट कर रही है वो कहलाएगी ब्रांच कट। और अगर आप देखें कि जो हमारा फंक्शन है ln z, यानी कि एफ जेड इक्वल टू ln z, इसके इनफाइनाइट ब्रांचेस हैं। इनफाइनाइट ब्रांचेस कहने का मेरा सेंस क्या है कि पॉइंट z के करस्पॉन्डिंग बहुत सारी फंक्शनल की वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ये हमारा इनफाइनाइट ब्रांचेस में आ रहा है और इसके इनफाइनाइट ब्रांच कट भी होंगे। आप देखिए हर पॉइंट पे अलग अलग हो रहा है। अब आता है ब्रांच पॉइंट। ब्रांच पॉइंट हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि ब्रांच पॉइंट एक तरह की सिंगुलैरिटी है, यानी कि एक तरह का वो पॉइंट जहां पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, डिफाइंड नहीं हो पा रहा है, यानी कि वो इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, यानी कि उस पॉइंट के अबाउट अगर हम रोटेट करा रहे थे पॉइंट z को तो हमारा फंक्शन वैल्यू चेंज कर रहा था। तो यहां पे जो ln z है, अगर इसका ब्रांच पॉइंट देखेंगे तो वो होगा ln z हैज ब्रांच पॉइंट एट z इक्वल टू 0। क्यों? आप देखिए ये fz है, ln z, और ब्रांच पॉइंट हमारा वो पॉइंट होता है जहां पे हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एनालिटिक नहीं है, तो आया 1/z। अब वो कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, एनालिटिक नहीं हो पा रहा है, वो है z इक्वल टू 0। तो ln 0 यहाँ पे यानी कि z इक्वल टू 0 पॉइंट जो है, z इक्वल टू 0, इसके अबाउट जब भी हम लोग रोटेशन करेंगे हमारा फंक्शन जो है वो वैल्यू चेंज करेगा, यानी कि ब्रांच पॉइंट हमारा वो पॉइंट है जिसके अबाउट जब हमारा पॉइंट z अगर क्लोज्ड कर्व फॉलो करेगा तो फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज करेगा, और ln z का जो ब्रांच पॉइंट है वो z इक्वल टू 0 है। तो ये रहा हम लोगों का इनफाइनाइट ब्रांचेस से रिलेटेड कि हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, इसके इनफाइनाइट ब्रांचेस है जो हम लोगों ने ऊपर देखे, और हमने ब्रांच कट देखे कि कैसे कितने हो सकते हैं, ब्रांच पॉइंट क्या होता है वो देख सका। अगर निकालने को कभी हो तो आप कैसे निकालोगे, जैसे कि अगर हमारे पास फंक्शन दिया जाए fz इक्वल टू ln z माइनस 3, तो इसका ब्रांच पॉइंट क्या होगा, इसका ब्रांच पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, फंक्शन उसको डेरिवेट कर दीजिए आप, तो आएगा 1/z माइनस 3। अब z इक्वल टू 3 वो पॉइंट है जहां पे फंक्शन हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो fz therefore fz has branch point at z इक्वल टू 3। और आप देख सकते हैं कि इसी के साथ हम लोगों ने फाइनाइट ब्रांचेस भी पढ़ लिए और इनफाइनाइट ब्रांचेस भी पढ़ लिए। अगर आपको इनफाइनाइट ब्रांचेस में कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। थैंक यू।